बाबूजी, कोई काम दे दो। बाबूजी, सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने। 2 दिन से चना चबैना खा खा कर पेट भर रहा था। एक 14 साल का भोला भाला लेकिन पीड़ित सा दिखने वाला लड़का दिल्ली की अनाज मंडी में दुकान दुकान जाकर काम मांग रहा था, लेकिन बिना जान पहचान के कोई किसी को काम पर रखे भी तो कैसे विश्वास करे किसी अनजान व्यक्ति पर। क्या पता कल को दुकान का गल्ला ही लेकर भाग जाए। पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए भी तो कागजात चाहिए। चाहे अनुभवी लोग अपने अनुभव से ठोक बजाकर सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह कितना भी जांच परख ले, लेकिन धोखे की गुंजाइश हमेशा बनी ही रहती है। उस लड़के से सहानुभूति रखते हुए सब उसको 2-4 रुपए पकड़ाने को तो तैयार थे, लेकिन काम देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। दे दो बाबूजी, काम दे दो। आपका सारी उम्र एहसानमंद रहूँगा, कहीं भी पड़ा रहूँगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन भीख के पैसे से नहीं खाऊंगा। मुझसे कुछ काम ले लीजिए बाबूजी, तभी पकड़ूंगा पैसे। छोकरा तो बड़ा बात वाला लग गया। आजकल के ज़माने में अच्छे अच्छे भीख मांग रहे और ये काम मांग रहा। भैया, या तो छोरा ईमानदार है या बहुत बड़ा चालू। लाला गेंदामल ने अपना नज़रिया लाला मुकुंद को बताया। बात तो सही है गेंदामल जी, लेकिन मेरे पास तो बस मिर्ची कूटने का काम है। कर लेगा ये छोरा? लाला मुकुंद ने गेंदामल से सलाह मांगी। अरे ये बता, मिर्ची कूट लेगा तू? कभी कुट्टी है? लाला मुकुंद ने उस लड़के से पूछा। कूटी तो नहीं है, लेकिन आप सिखा देंगे तो जरूर कूट लूंगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। दोनों सेठों की बात पास ही खड़े लाला हरदयाल सुन रहे थे। एक 14 साल का लड़का जिसे कोई अनुभव नहीं मिर्ची कूटने का, अब मिर्ची कूटेगा इनके यहाँ। असीम करुणा भरा हृदय था लाला हरदयाल का। किसी की जरा सी तकलीफ वे देख नहीं पाते थे। लाला मुकुंद ने उस छोकरे को मिर्ची कूटने का न्योता दिया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वह उस बच्चे की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हों। इसीलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुला लिया। ए सुन, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम ओमकार है। कहाँ का रहने वाला है? जिला बदायूं का हूँ जी। भटकते भटकते पहुंच गया हूँ बाबूजी। और तेरे घर वाले? कोई नहीं है, सौतेला बाप है, मुझे रोज मारता है। उससे बचते बचाते यहाँ पहुंचा हूँ। क्या क्या कर लेगा तू? सौतेले बाप के यहाँ सब काम करता था और घर का सारा काम कराता था मुझसे। घर का सारा काम जानता हूँ। सही कह रहा है? जी हाँ बाबूजी, आटा गूंद लेता हूँ, सब्जियाँ बना लेता हूँ, घर की सफाई कर लेता हूँ, बर्तन भी मांज लेता हूँ और कपड़े वो तो बहुत साफ धोता हूँ। सब कर लेता हूँ घर का काम। आशा की नज़रों से सेठ जी को देखते हुए वह सब कुछ बता रहा था। चल तो तुझे मैं अपने घर ले चलता हूँ। देख, सेठानी ने तेरा काम देखकर तुझे हाँ कह दी तो ही रखूंगा तुझे। मैं ले जा रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं कि तुझे काम मिल ही गया। सेठ जी ने पहले ही बात साफ कर दी। जी बाबूजी, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। उम्मीद की मुस्कान ने ओमकार के चेहरे पर जान डाल दी। घर पहुंचकर सेठ जी ने ओमकार को सबसे मिलाया। घर में सेठानी, 2 बेटियां मंजू और निशा और एक बेटा कमल था।
घर का काम करने के लिए नौकर आ जाए तो भला कौन घर वाला खुश ना होगा। लेकिन उसका आगे पीछे का कुछ पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसकी वजह से सब भ्रम में थे कि क्या करें, इसे रखें या नहीं। फिर निश्चय हुआ सतर्क रहकर एक दो दिन काम कराकर देख लेते हैं कैसा काम करता है। ओमकार के मीठे व्यवहार, सादगी भरी मुस्कान और काम की चपलता ने सबका मन मोह लिया। सभी सदस्य भूल गए कि उसकी आगे पीछे की मालूमात करनी जरूरी है। आखिर घर में 50 चीजें होती हैं। कल को सबको बेहोश करके सारा माल लेकर चंपत हो गया तो क्या होगा। इसके लिए सभी सदस्यों ने बारी बारी से ओमकार की परीक्षा ली। किसी ने बटवा छोड़ दिया और पीछे से चेक किया, लेकिन ओमकार उसने एक नोट तक नहीं निकाला। इसी तरह से सोने की चीजें रखी गईं और भी कीमती चीजें रखी गईं, लेकिन मजाल जो ओमकार ने किसी को भी आंख उठाकर देखा हो। यहाँ तक कि खाने की चीजें भी सेठानी से ही मांगता था, वो भी तब जब चूल्हा चौका स्वयं उसके हाथ में था। घर के सदस्यों को विश्वास हो गया कि ओमकार बेहद ईमानदार और विश्वसनीय है। कुछ महीनों बाद सेठ जी की बड़ी बेटी मंजू की शादी तय हो गई। ओमकार बहुत खुश था। सेठ जी के यहाँ एक परिवार जो मिल गया था उसको। सोचता था क्या पता उसके माँ बाप जिंदा होते तो वो भी इस परिवार के जैसे ही सुख से भरा जीवन काट रहा होता। दीदी की शादी है, हम तो खूब काम करेंगे। अरे बहन बेटियों की शादी में काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अरे दीदी हमें बताओ, शादी से पहले क्या क्या खाने का मन है आपका, हम सब बनाएंगे आपके लिए। क्या पता सासरी में जाकर आपकी सास कुछ खाने को दे ना दे। वो मंजू को चिढ़ाता। सगाई का दिन नजदीक आ गया। सेठानी ने उसके लिए नए कपड़े सिलाए। ये ले तेरे लिए नए कपड़े, सगाई में जाएगा ना दीदी की, वहां ये थोड़े ही ना कहेगा कि तू हमारे घर में काम करता है, कमल का छोटा भाई बनकर जाएगा। सेठानी उसे नए कपड़े पकड़ाती हुई बोली। ओमकार की आंखें नम हो गईं। उसे देखकर सेठानी बोली, ओ बावले, अभी विदाई का समय नहीं आया है। सेठानी ने उसके सर पर हाथ रख दिया। हाँ हाँ सेठानी जी, जूते भी तो दिला दो। नए कपड़े के साथ पुरानी चप्पल अच्छी लगेगी क्या। माहौल को बदलता हुआ ओमकार बोला। और कुछ चाहिए तो वो भी बता दे, सेठानी ने दिल खोलकर बोला। बेल्ट भी मंगा देना सेठानी जी, पैंट थोड़ी ढीली है, और एक बटुआ भी, 2-4 रुपए तो हम भी रखेंगे। जीजा जी का टीका ना करेंगे। पूरी तरह अनौपचारिक होता हुआ बोला। क्या क्या काम नहीं कर रहा था ओमकार। घर का मेंबर भी कोई इतनी आत्मीयता और अपनेपन से काम न करे जो ओमकार कर रहा था। सगाई से लौटकर उसने मंजू से कहा, खूब बढ़िया सगाई कर दी, बड़ी अच्छी है ससुराल तुम्हारी। तुम्हारे यहाँ से ये गिलास और 50 रुपए मिले हैं विदा में, हम बहुत संभाल कर रखेंगे तुम्हारे ससुराल की निशानी को। बिल्कुल चिंता मत करना दीदी, बहुत अच्छे घर जा रही हो। अपने अनुभव से बता रहे हैं। एक अनुभवी वयस्क की तरह बोल रहा था ओमकार। शादी का दिन भी नजदीक आ ही गया। भाग भाग कर रिश्तेदारों को नाश्ता पकड़ाना, बाजार से सामान लाना, घर से शादी का सामान जन्माशय तक पहुंचाना, बीच बीच में घर की औरतों के साथ चुहलबाजियां भी करना, सब कुछ। कुछ महिलाओं को बेहद जलन हो रही थी कि सेठानी ने कितना अच्छा नौकर पाया है। फेरों से पहले ससुराल वालों ने बहू को पहनाने वाली सोने की चीजें अलमारी में रखवा दी।
ये सब कमल का दोस्त ऋषभ अपनी पैनी नज़रों से देख रहा था। उसको जैसे ही मौका लगा उसने अलमारी की चाबी ऊपर टंगी कंडील से निकालकर अलमारी खोल ली। अचानक ओमकार कुछ सामान लेने के लिए कमरे में आया। ऋषभ दरवाजे के पीछे छुप गया। घबराहट में वो बस मंजू की सोने की चूड़ियां ही निकाल पाया। वो कमरे से निकलकर मकान के पीछे खाली प्लॉट की तरफ चल दिया। ओमकार भी दबे पांव उसके पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन जैसे ही ऋषभ को ओमकार के आने का एहसास हुआ उसने दौड़ लगा दी। ओमकार भी उसके पीछे भागा। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। ओमकार का सौतेला बाप दो गुंडे जैसे दिखने वाले आदमियों के साथ खड़ा था। रात का समय था और सड़क सुनसान। उन तीनों ने मार मार कर ओमकार को वश में कर लिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। इधर चूड़ियां ना पाकर सेठ जी के घर में हाहाकार मच गया। ऋषभ की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन ओमकार पर सभी का ध्यान था। जो घर वाले और रिश्तेदार अभी तक ओमकार की तारीफ करते न थक रहे थे, सब एक ही सुर में उसे कोस रहे थे। सेठ और सेठानी को हजारों नसीहत दे रहे थे। किसी तरह मंजू के ससुराल वालों को समझाया बुझाया गया और शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंजू भारी मन से विदा हो गई और साथ में उस घर से विदा हो गई सहानुभूति, दया और विश्वास। लाला हरदयाल आज भी दिल के किसी कोने में ओमकार का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। स्वरचित श्रीमती स्वयंकार।